हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम PHP प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम देखेंगे। तो पहले हम कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करना उपयोगी होता है। मतलब जब हम क्लास डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड डिफाइन करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करते हैं। तो PHP उसके लिए एक स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है जिसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसी मेथड होती है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का कार्य करती है। कंस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कॉल होती है। इस मेथड का नाम कंस्ट्रक्ट होता है। यही नाम हमको प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर रखना होता है। ये स्पेशल मेथड होती है इसलिए इसका नाम कंस्ट्रक्ट कंपल्सरी रखा जाता है। और ये कंस्ट्रक्ट मेथड हमेशा 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है। तो मेथड का नाम होगा अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो PHP सबसे पहले इस मेथड को सर्च करता है कि ये मेथड क्लास के अंदर डिफाइन की हुई है या नहीं। और अगर ये मेथड डिफाइन की हुई है क्लास के अंदर तो वो उस मेथड को कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है, इसको हमको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। अगर हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन नहीं की है और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो PHP अपना इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज़ करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर मेथड हमको हमेशा क्लास के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो PHP अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करता है। और अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन की हुई है तो PHP उस कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करता है। तो आइए हम कुछ प्रोग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें एक क्लास डिफाइन की हुई है जिसका नाम है स्टूडेंट। क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, रोल नंबर और नेम। दोनों पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और 2 मेथड है। पहली मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड है, दूसरी मेथड नॉर्मल मेथड है जिसका नाम है डिस्प्ले। दोनों मेथड को हमने पब्लिक रखा है। क्लास के बाहर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम है $S1। तो जब ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन इस लाइन से स्टार्ट होगा। तो जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर मैंने देखा था कि क्लास के अंदर अगर हमने कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन की है तो वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। तो ये पहले स्टेटमेंट में जब भी हम $S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाएगी। मेथड के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज किया है। रोल नंबर को हमने इनिशियलाइज किया है 10 से और नेम को हमने इनिशियलाइज किया है रोहित से। नेम और रोल नंबर ये दोनों प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। तो PHP में जब भी हमको कोई प्रॉपर्टीज़ को मेथड के अंदर से एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम $this और एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। $this एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। यहाँ पर कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? $S1। तो इस प्रोग्राम में ये एक ही ऑब्जेक्ट है $S1। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जाएंगे तो ये रोल नंबर किसको बिलोंग करेगा? $S1 को। ये नेम किसका होगा? $S1 का, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा $this। अगर हम $S1 के अलावा कोई बाद में अगर कोई दूसरा $S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और $S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय अगर ये फंक्शन कॉल होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो ये $this $S2 को बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार ये $this हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो ये रोल नंबर S1 का रोल नंबर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और ये नेम S1 का नेम हो जाएगा जिसकी वैल्यू रोहित स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट $S1 इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम S1 के साथ डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड दोनों प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देंगे।
तो इस प्रोग्राम में बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर को समझाने के लिए है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोकल हॉस्ट पे इसको रन किया है ब्राउज़र में, लोकल हॉस्ट / क्लास नेम फाइल नेम। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, रोल नंबर 10, नेम रोहित। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होने के बाद ये आउटपुट हमको मिलेगा। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पर अगर हम $S1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, अगर हम कोई 2-3 ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं $S2, $S3, तो सभी ऑब्जेक्ट के रोल नंबर या सभी स्टूडेंट के आप कह सकते हैं रोल नंबर 10 और नेम रोहित हो जाएंगे। ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सभी के रोल नंबर और नेम डिफरेंट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज उसके रोल नंबर और नेम डायरेक्टली पैरामीटर से हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पैरामीटर लेते हैं। पहला पैरामीटर हम रोल नंबर लेते हैं, दूसरा पैरामीटर हम नेम लेते हैं। तो मान लो मुझे S1 का रोल नंबर 20 रखना है और नेम मुझे मोहित रखना है। तो ये दोनों वैल्यूज मैं पास करता हूँ, रोल नंबर 20 और नेम मोहित। तो नेम चूंकि स्ट्रिंग टाइप है इसलिए मुझे डबल कोट या सिंगल कोट में मुझे देना होगा। तो अब चूंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होने वाला है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हमको पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे ताकि 20 और मोहित दोनों को मैं टेम्परेरी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। तो यहाँ पर रोल नंबर को स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल r लेता हूँ और नेम को स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल n लेता हूँ। तो इस प्रकार $r की वैल्यू 20 हो जाएगी, $n की वैल्यू मोहित हो जाएगी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मुझे $r की जो वैल्यू है वो मुझे रोल नंबर में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $this एरो रोल नंबर असाइन $r। तो r की वैल्यू जो भी है वो रोल नंबर में स्टोर हो जाएगी और $n की वैल्यू जो भी है, तो यहाँ पर $n की वैल्यू जो भी है वो नेम में स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, तो सबसे पहले पैरामीटर पास हो जाएंगे। 20 पास होगा r को, मोहित पास होगा n को। तो r की वैल्यू रोल नंबर में आ जाएगी और मोहित नेम में आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट S1 की प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में हमने चूंकि पैरामीटर्स लिए हैं इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इसके पहले जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया था जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था, उस कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता और सभी ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम पैरामीटर्स लेते हैं और वो पैरामीटर के वैल्यू के हिसाब से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम फायरफॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश इसको करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि रोल नंबर 20 और नेम मोहित डिस्प्ले होता है। तो इस फंक्शन को या इस मेथड को कंस्ट्रक्टर मेथड कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर ये भी एक स्पेशल मेथड होती है और इसका काम हमको तब पड़ता है जब हमको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है। कंस्ट्रक्टर का काम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और डिस्ट्रक्टर का काम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल उस ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर हमने किसी फाइल को ओपन किया है, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल से अटैच है, या उस ऑब्जेक्ट के साथ हम कोई डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट का यूज डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऐसा सुटेबल नहीं होता है। उसके लिए हमको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना होता है डिस्ट्रॉय करने के पहले। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अगर कोई फाइल अटैच है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस फाइल को हमको पहले डिटैच करना होगा या डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना होगा। तो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ही हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर एक ऐसी मेथड होती है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, लेकिन उससे पहले हमको ये सब क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है।
तो इसके लिए PHP में एक स्पेशल मेथड होती है जिसका नाम डिस्ट्रक्टर होता है। तो डिस्ट्रक्टर मेथड के अंदर ये सब हम क्लीनअप ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी PHP स्क्रिप्ट टर्मिनेट होगी या हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे तरीके से अगर हम डी रिफर करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस समय डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगी। तो डिस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के पहले कॉल होती है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट में क्लीनअप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। डिस्ट्रक्टर मेथड भी एक स्पेशल मेथड होती है जिसका नाम भी अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट रखना होता है हमें। यही मेथड भी हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्टर मेथड क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किए तो PHP उस केस में ऑटोमेटिक अपने डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर मेथड को यूज करता है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन नहीं की थी, उस समय PHP अपनी खुद की डिस्ट्रक्टर मेथड का यूज करता है। लेकिन अगर हमने क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन की है तो उस केस में PHP उस डिस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करेगा और उसके अंदर हम जो चाहें अपने हिसाब से क्लीनअप ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर मेथड भी जैसे हमने कंस्ट्रक्ट में देखा था ऑटोमेटिक कॉल होती है। इसके लिए हमको कोई अलग से एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता है। डिस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में क्लास है जिसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक कंस्ट्रक्ट मेथड और एक डिस्ट्रक्टर मेथड। दोनों मेथड को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और दोनों मेथड के अंदर हमने सिर्फ एक डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा है। क्लास के बाहर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, $D1 एंड D2। तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, $D1 और $D2। तो जब $D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उस समय कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। तो हमको ये आउटपुट मिलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, $D2। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो फिर से कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगी और ये कंस्ट्रक्टर कॉल ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो रही है। तो जैसी PHP स्क्रिप्ट टर्मिनेट होगी दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस समय डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगी। तो चूंकि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था तो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना कंपलसरी है। तो उस समय डिस्ट्रक्टर मेथड दो बार कॉल होगी। तो दो बार हमको ये आउटपुट मिलेगा डिस्ट्रक्टर कॉल। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम का नाम है class_demo.php। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम का नाम चेंज करते हैं, class_demo.php। तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट आता है कंस्ट्रक्टर कॉल दो बार और डिस्ट्रक्टर कॉल दो बार। तो इस प्रकार से डिस्ट्रक्टर भी हमने देखा कि ये भी ऑटोमेटिक कॉल होती है कंस्ट्रक्टर की जगह। अब इस D2 ऑब्जेक्ट या D1 ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कोई दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक फाइल ओपन करके रखी हुई है D1 के साथ में, तो पहले उस फाइल को क्लोज करना होगा। तो फाइल क्लोज करने का जो स्टेटमेंट हम डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे तो पहले फाइल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। हमने देखा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर से क्रिएट किया था। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर से क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है इसका मतलब वो पब्लिक है। अगर वो फंक्शन प्राइवेट होता है तो हम उसको क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टर का पब्लिक होना कंपलसरी होता है। PHP कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना। जैसे हमने एक ही क्लास में एक डिफॉल्ट और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो PHP इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह कॉन्सेप्ट अलाउ है। फॉर एग्जांपल C++ में हम एक ही क्लास में डिफॉल्ट और पैरामीटर दोनों कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। लेकिन PHP में ऐसा अलाउ नहीं है। या तो आप डिफॉल्ट बना सकते हैं या पैरामीटर्स बना सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते।
हमने ये पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे हम कोई नॉर्मल मेथड में आर्गुमेंट पास करते हैं उसी प्रकार हम कंस्ट्रक्टर में भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं जिसमें एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, और हम अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का नहीं होगा। लेकिन अगर हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर एक साथ कॉल करना है, तो उसके लिए हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, पेरेंट स्कोप रिजॉल्यूशन ऑपरेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो ये स्टेटमेंट हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट से क्या होगा कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम डिस्ट्रक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, आर्गुमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट अलाउ नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमने देखा था कि डिस्ट्रक्टर का काम क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म करने का होता है। तो जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है उसके पहले डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी से फ्री करते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि जब उस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, या अगर हमने पीएचपी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट पीएचपी स्क्रिप्ट नॉर्मल भी टर्मिनेट हो जाती है, या कभी कभी हम एग्जिट फंक्शन का कॉल करते हैं, तो एग्जिट मेथड से भी पीएचपी स्क्रिप्ट टर्मिनेट होती है। तो इस प्रकार जब भी हम कोई स्क्रिप्ट टर्मिनेट करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब इनहेरिटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में डिस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस समय चाइल्ड क्लास का ही डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगी, पेरेंट क्लास की डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल नहीं होगी। लेकिन अगर हमको पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर मेथड को भी कॉल करना है तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको अलग से ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जिसका नाम है पेरेंट स्कोप रिजॉल्यूशन ऑपरेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो ये स्टेटमेंट हम चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे ताकि पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस प्रकार पेरेंट क्लास भी का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि पीएचपी में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू।